सोचिए, एक शादी टूटती है, फिर मामला सिर्फ पति पत्नी के झगड़े तक सीमित नहीं रहता। मुकदमे शुरू होते हैं, फिर नए मुकदमे, फिर काउंसिल पर केस, रिश्तेदारों पर केस, बार काउंसिल तक शिकायतें, और देखते ही देखते एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कोर्ट की भाषा में महाभारत बन जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में बेहद सख्त और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यह विवाद अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका है, शादी प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण सांगवान। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये मामला शुरू कैसे हुआ, पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ कि 80 से ज्यादा केस हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने पति के कंडक्ट पर इतनी कड़ी टिप्पणी क्यों की, और आखिर क्यों कोर्ट ने एक झटके में शादी को खत्म कर दिया, सारे मुकदमे बंद करा दिए और 5 करोड़ का फाइनल सेटलमेंट भी तय किया। तो बात करते हैं शादी या महाभारत। जी हां, 10 साल अलग रहे, 80 से ज्यादा मुकदमे और सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लोसिव वर्डिक्ट हमें यहां इस केस में देखने को मिला। पति पत्नी का झगड़ा एंडलेस लीगल वॉर में बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने मैट्रिमोनियल बैटल ऑफ महाभारत तक कह दिया इस केस को। मैरिज को इंस्टेंटली खत्म कर दिया आर्टिकल 142 को यूज करते हुए। 2010 में, जी हां, प्यार से पिटीशन तक का सफर बड़ा लंबा रहा। 2010 में शादी होती है, 2016 में सेपरेशन होता है, 2 बच्चे पत्नी की कस्टडी में। 2019 में इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाता है 80,000 रुपए पर महीना, और एक लंबा जो है वॉर चलता है, मेंटेनेंस एरियर बढ़ते जाते हैं, पति जो है कभी मेंटेनेंस देता ही नहीं है, और 80 से ज्यादा मुकदमे जो हैं फाइल हो जाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। ये केस यहीं खत्म नहीं होता है, इस केस की अभी शुरुआत करेंगे हम लोग। अभी मैं आपको एक पूरी ओवरव्यू कड़ी समझा रहा हूं। कोर्ट ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप क्यों उठाया? सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? 80 से ज्यादा मुकदमे क्यों हुए? क्योंकि पति जो था वो वकील था। जी हां, पति एक वकील था और उसने अपनी पत्नी के खिलाफ तो मुकदमे किए ही किए, उस पत्नी के रिश्तेदारों के खिलाफ और उस पत्नी ने जो वकील साहब को अपॉइंट किया था उनके खिलाफ भी मुकदमे फाइल करवा दिए। मेंटेनेंस इवेजन करता रहा, अपनी इनकम छुपाता रहा और मेंटेनेंस नहीं दिया उसने कभी भी। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसने सबटरफ्यूज मतलब धोखा माना कोर्ट ने। और कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पति के एक्शन को होस्टाइल, ऑप्रेसिव और प्योरली इंटिमिडेशन वाला माना। साथ ही साथ कोर्ट ने यह कहा कि भैया शादी जो है सबके लिए खत्म हो चुकी है, डेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज। विवाह जो है खत्म हो चुका है। फिर आता है कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया इसको समझ लेते हैं, फिर इस पूरे केस की कहानी को जो है आराम से ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट किया, शादी कानूनन खत्म कर दी, जितने भी केसेस थे सबको क्वैश कर दिया एक ही झटके में। कस्टडी, बच्चों की कस्टडी मां को दी गई, पिता को मिलने का हक दिया गया, और 5 करोड़ एक सेटलमेंट अमाउंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अमाउंट 1 साल के अंदर पति को पत्नी को देना होगा। 5 करोड़ का पैसा। पत्नी जो है ससुर के फ्लैट में रहती थी, वो उसको खाली करना होगा, और कंप्लीट लीगल क्लोजर की यहां बात की गई कि आगे से कोई भी नया मुकदमा जो है पति फाइल नहीं करेगा, क्योंकि वो वकील है और वकील ने अपनी वकालत दिखाई तो पूरा केस जो उलझा दिया। इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, जो आगे चल के मैं इसी सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अभी तक आप लोगों का क्या विचार है इस केस के बारे में? बहुत इंटरेस्टिंग केस है, सारा हम डिस्कस करेंगे। और 5 करोड़ का फाइनल सेटलमेंट जो है यहाँ पे फाइनली कोर्ट ने अवॉर्ड किया पत्नी को। क्या लग रहा है, कैसा केस है ये? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी कहानी समझते हैं इस केस की कि एक्चुअल में कहां से शुरुआत हुई, क्या हुआ, आगे आगे क्या क्या होता चला गया। चलिए जी, बात कर लेते हैं हम लोग शादी से शुरू होकर कानूनी युद्ध तक। जी हां, इस केस में पति और पत्नी की शादी 20 जनवरी 2010 को हुई थी। बाद में शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर भी हुई। इस विवाह से 2 बेटे हुए, लेकिन समय के साथ रिश्तों में गंभीर मतभेद बढ़ते गए और 9 अक्टूबर 2016 से दोनों अलग अलग रहने लगे। दोनों बच्चे पत्नी की कस्टडी में रहे। पति का कहना था कि अलग होने के बाद पति ने पत्नी और बच्चों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निभाने से मना कर दिया। इसके बाद लिटिगेशन की शुरुआत होती है। पत्नी शेयर्ड मैट्रिमोनियल होम में रहने के लिए इंजंक्शन मांगती है, डाइवोर्स पिटीशन दायर करती है, इंटरिम मेंटेनेंस भी मांगती है। दूसरी ओर पति भी डाइवोर्स पिटीशन और बच्चों की कस्टडी के लिए अलग प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आती है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट ने 7 जनवरी 2019 को पत्नी के रेसिडेंस राइट को प्रोटेक्ट किया और कहा कि पति और उसके परिवार वाले पत्नी के पोजीशन में दखल नहीं देंगे जब तक फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए या फिर उसी स्तर का अल्टरनेटिव अकोमोडेशन दिया जाए। इसके बाद 6 फरवरी 2019 को फैमिली कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस का आदेश दिया। पत्नी को 50,000 रुपए प्रति माह और दोनों बच्चों को 15,000 रुपए प्रति माह, यानी कुल
80,000 रुपए प्रति माह, साथ ही बच्चों की स्कूल और एजुकेशनल एक्सपेंस भी पति को बहन करनी होगी। यहीं से मामला सिर्फ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं रहा, बल्कि कंप्लायंस बनाम नॉन कंप्लायंस की लड़ाई बन गया। जी हां, आगे की बात करें तो मेंटेनेंस ऑर्डर, लेकिन भुगतान कभी नहीं किया। कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश तो दे दिया, लेकिन पत्नी के अनुसार पति लगातार उसका पालन नहीं कर रहा था। एरियर्स बढ़ रहे थे, एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर हुई और फैमिली कोर्ट बार बार ये नोट करती रही कि मेंटेनेंस ऑर्डर का मकसद ही फ्रस्ट्रेट हो रहा है। कोर्ट के अनुसार पति के बार बार एडजमेंट लिए कंप्लायंस से बचने की कोशिश की और कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा यदि एरियर्स क्लियर नहीं हुए तो उसकी डिफेंस स्ट्राइक ऑफ की जाएगी। बाद में फैमिली कोर्ट ने पति को डाइवोर्स कस्टडी पिटीशन डिसमिस की और कई प्रोसीडिंग में उसकी डिफेंस स्ट्राइक ऑफ भी की। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। हाई कोर्ट ने भी मेंटेनेंस ऑर्डर को सही माना, फिर भी एरियर्स का मुद्दा खत्म नहीं हुआ। पत्नी को एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के जरिए रिकवरी के लिए फिर बार बार कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह पूरा बैकग्राउंड रखा गया कि वर्षों तक लिटिगेशन चलती रही, लेकिन पत्नी और बच्चों को वास्तविक राहत समय पर नहीं मिल सकी। अब सोचिए, एक तरफ मेंटेनेंस ऑर्डर और दूसरी तरफ कंप्लायंस नहीं, और ऊपर से मुकदमे का अंतहीन सिलसिला। जी हां, यही वह स्टेज थी जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को सिर्फ लीगल फाइल की तरह नहीं, बल्कि एक टॉक्सिक ऑपरेसिव लिटिगेशन की तरह ट्रीट किया। जी हां, बल्कि एक टॉक्सिक ऑपरेसिव लिटिगेशन पैटर्न की तरह इसको देखा। आगे क्या हुआ? आगे सुप्रीम कोर्ट, जी हां, 80 से ज्यादा मुकदमे और वकीलों तक नहीं छोड़ा गया, वकीलों को भी नहीं छोड़ा। इस केस का सबसे शॉकिंग हिस्सा यही है, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात आई कि पति जो स्वयं एक लॉयर है, उसने सिर्फ पत्नी के खिलाफ ही नहीं बल्कि उसके रिलेटिव्स और यहां तक कि उसके लॉयर के खिलाफ भी कई प्रोसीडिंग शुरू कर दी। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार बार काउंसिल, क्रिमिनल कोर्ट्स और अन्य फोरम में वकीलों को टारगेट करने वाली कई कंप्लेंट लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी 2025 को आदेश में इन प्रोसीडिंग को स्टे भी किया कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से यह नोट किया कि पति ने अपने लीगल नॉलेज का इस्तेमाल प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट करने और पत्नी के एडवोकेट को इंटिमिडेट करने के लिए किया। आगे बात करें, 80 से ज्यादा अधिक केसेस पर इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से जुड़े थे। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में हस्बैंड के कंडक्ट को हॉस्टाइल, विंडिक्टिव और विक्टिशियस नेचर का बताया। कोर्ट ने कहा कि उसने प्रोसीडिंग को सरल बनाने के बजाय और ज्यादा उलझाया, मल्टीप्लाई किया, कॉम्प्लिकेट किया, और यही कोर्ट ने वह स्ट्राइकिंग फेज इस्तेमाल किया। यह विवाद मैट्रिमोनियल बैटल ऑफ महाभारत बन चुका है। यह टिप्पणी सिर्फ ड्रामेटिक नहीं थी, यह कोर्ट की उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है जहां मैट्रिमोनियल लॉ का पर्पस मैरिज डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होता है, लेकिन यहां लिटिगेशन ही पनिशमेंट बन गई थी। जी हां, और मामला यहीं खत्म नहीं होता। हस्बैंड के तर्क क्या थे यह भी सुनना बहुत जरूरी है। अब यहां यह समझना भी जरूरी है कि पति की तरफ से क्या आर्गुमेंट रखे गए। पति ने कहा कि पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 498 ए आईपीसी जैसे क्रिमिनल केसेस दायर किए, जिनकी वजह से उसे एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिली और उसे कस्टडी तक झेलनी पड़ी। उसने यह भी कहा कि पत्नी ने बच्चों को उससे दूर किया, उसकी स्कूलिंग चेंज कर दी और मीनिंगफुल इंटरेक्शन से भी रोका। उसने पत्नी पर इनकम सप्रेस करने का आरोप भी लगाया और कहा कि मेंटेनेंस का क्लेम इन्फ्लेटेड है। उसने यह भी कहा कि मुंबई वाला फ्लैट उसके पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इसलिए पत्नी का उस पर कोई लीगल राइट नहीं बनता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रही कि कोर्ट ने एक स्पेसिफिक क्वेरी पर पति ने भी यह मान लिया कि मैरिज इरिविटेबली ब्रेकडाउन हो चुकी है और डाइवोर्स एप्रोप्रिएट होगा। हां, उसने पत्नी द्वारा मांगे गए स्वीपिंग रिलीफ जैसे एलिमनी, फ्लैट, क्वैशिंग ऑफ ऑल केसेस का विरोध किया। यानी एक तरफ पति डाइवोर्स को मान रहा था, दूसरी तरफ डिस्प्यूट के हर दूसरे हिस्से को खुला रखना चाहता था। कोर्ट ने यह कंप्लीट जस्टिस की जरूरत महसूस की और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 को यूज करना सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष 2016 से अलग रह रहे हैं, मीडिएशन की कोशिश असफल रही, रिलेशन प्रैक्टिकली डेड हो चुका है और इतने वर्षों की बिटर लिटिगेशन के बाद रिकंसिलिएशन की कोई वास्तविक संभावना नहीं बची। इसलिए यह आर्टिकल 142 का फिट केस है। कोर्ट ने सिर्फ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को नहीं देखा बल्कि ब्रॉडर सर्कमस्टांसेस भी देखी। पति का रिपीटेड नॉन कंप्लायंस, मुकदमों की मल्टीप्लिसिटी, एडवोकेट्स और रिलेटिव्स तक को लिटिगेशन में घसीटना,
फाइनेंशियल इनकैपेसिटी का दबाव जिसे कोर्ट ने सबटरफर्ज माना, और बच्चों के वेलफेयर की प्राथमिकता। ये सारी चीजें कोर्ट ने देखी। कोर्ट ने ये साफ कहा कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी क्वालिफाइड और प्रोफेशनली कैपेबल है, इससे पति की मैट्रिमोनियल, पैटर्नल, मॉरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती। एक बेटे के कैनेडियन सिटीजन होने और एजुकेशन अपब्रिंगिंग के हाई कॉस्ट को देखते हुए कोर्ट ने माना कि बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक बड़ा फैक्टर है। कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी ने अगर बच्चों को कोलकाता शिफ्ट किया तो उसे ऑटोमेटिकली मैलाफाइड नहीं माना जा सकता है। जजमेंट के अनुसार इंटेंस हॉस्टिलिटी और मुंबई में मल्टीपल लिटिगेशंस के बीच यह एक प्रोटेक्टिव मेजर भी हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ? कोर्ट का फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। अब आते हैं फाइनल डायरेक्शन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए दिए। पहला, पति पत्नी का मैरिज डिसॉल्व कर दिया। दूसरा, दोनों पक्षों के बीच और उनके रिलेटिव्स तथा वाइफ के लॉयर के खिलाफ लंबित सिविल, क्रिमिनल और मिसलेनियस मामले जितने भी थे सबको बंद करने के निर्देश दे दिए। तीसरा, दोनों बेटों की एब्सोल्यूट कस्टडी पत्नी को दी, लेकिन पति को विजिटेशन राइट, हर महीने के दूसरे वीकेंड पर इंटरेक्शन और समर तथा विंटर वेकेशन का आधा हिस्सा टेम्परेरी कस्टडी के रूप में पति को दिया। चौथा, कैनेडियन पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पिता को पूरा कॉपरेशन देने के निर्देश दिए। और पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, पति को 5 करोड़ की कंसोलिडेटेड राशि पत्नी को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रूप का आदेश दिया, जिससे परमानेंट एलिमनी, मेंटेनेंस, चाइल्ड सपोर्ट और लिटिगेशन एक्सपेंसेस शामिल थे। यह राशि 1 वर्ष के भीतर एक साथ या 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में देनी होगी। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि पत्नी ये अंडरटेकिंग देगी कि 5 करोड़ की राशि मिलने पर वह पति के पिता के नाम वाले फ्लैट को पीसफुली वैकेट कर देगी। दूसरी ओर पति को भी अंडरटेकिंग देनी होगी कि वह भविष्य में पत्नी, उसके रिलेटिव या उसके वकील के खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल मुकदमा नहीं फाइल करेगा। यह सिर्फ डाइवोर्स की डिक्री नहीं थी, यह एक लीगल क्लोजर पैकेज था। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब बस इस डिस्प्यूट को यहीं समाप्त होना चाहिए। मतलब आप देख रहे हैं क्या कहानी चल रही है। तो ये जजमेंट जो है, जिससे क्या सीख सकते हैं जो जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं, जो वकालत कर रहे हैं, वो क्या सीख सकते हैं? इस फैसले से कई बड़े लेसन्स आपको मिलते हैं। पहला, आर्टिकल 142 सिर्फ टेक्निकल रिलीफ देने का हथियार नहीं है, ये कंप्लीट जस्टिस का कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है। जब ऑर्डिनरी प्रोसेस डिस्प्यूट को खत्म करने के बजाय और टॉक्सिक बना दे तो सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, मैट्रिमोनियल लिटिगेशन को हरासमेंट मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सकता है। अगर कोई पार्टी कोर्ट्स, रिलेटिव्स, लॉयर्स सबको ड्रैग करके प्रोसीडिंग को ऑपर्सिव बना दे तो कोर्ट उस कंडक्ट को गंभीरता से देखेगा। तीसरा, मेंटेनेंस लॉ का सिद्धांत यही है कि क्वालिफाइड वाइफ होना हस्बैंड की ड्यूटी खत्म नहीं करता है, खासकर जब माइनर चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो। और चौथा, बच्चों का वेलफेयर इस तरह के हर डिस्प्यूट में सेंट्रल कंसीडरेशन रहता है, सिर्फ पेरेंट्स की ईगो बैटल नहीं है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक डाइवोर्स केस नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जहां शादी से ज्यादा लंबी लिटिगेशन हो गई। जी हां, जहां रिलेशनशिप से ज्यादा मजबूत हॉस्टिलिटी हो गई, जहां सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और कहना पड़ा ये मैट्रिमोनियल बैटल नहीं, महाभारत बन चुकी है। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ये अप्रोच सही था? क्या आर्टिकल 142 का ऐसा इस्तेमाल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है, या फिर इतने सारे प्रोसीडिंग्स को एक साथ बंद करना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये केस अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना जिनका विवाह हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है उन तक भी इस केस को पहुंचाने का काम कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और केस में, किसी और वीडियो में। इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।